ओके। आज का जो टॉपिक है उद्योग, इसमें हम क्लास 8 का ज्योग्राफी में उद्योग टॉपिक जो चैप्टर 4 है उसमें पढ़ेंगे। और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा चैप्टर लॉन्ग है, वीडियो लॉन्ग नहीं बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए पार्ट 1 आज का वीडियो है, पार्ट 2 फिर इसके बाद रहेगा। सो उद्योग में सारे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और कुछ चीजें जो है हाईलाइट नहीं किया, लेकिन पढ़ना वो भी समझना क्या, कि ताकि समझ जो है अच्छी हो सके। और कीवर्ड जो है वो मैंने सारे अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट ही कर दिया है। ओके। यहाँ पे उद्योग की शुरुआत यहाँ से बातें बताई जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात ही स्टोरी से शुरुआत करता है। और ऐसे ही टीचिंग जब आप करिएगा तो टीचिंग का भी यही स्टाइल सबसे बेस्ट होता है। इसमें एक कागज से लिया गया है कि जब एक कागज होता है, वो कागज हमारे बीच में जो कागज आया है वो पहले किस रूप में था, फिर हमारे पास आया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, और वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। वो प्रक्रिया क्या होती है, यह हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, इन पेड़ से शुरुआत होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। जो एक मिल होती है जहां पे ये पेड़ काट के जाते हैं, वो लुगदी बना के देता है। लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसके बाद संसाधित करके यानी साफ साफ करके अच्छे से फिर उसको कठोर लुगदी के रूप में यानी चिपटा कर दिया जाता है, चिपटा करके बनाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगला प्रोसेस कास्ट। कास्ट मतलब कड़ा। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। इसलिए कोई भी कागज किसी भी टाइप का उसमें केमिकल तो मिला रहता है, चाहे टिश्यू पेपर हो चाहे जो केमिकल मिला रहता है। इसलिए पेपर में लपेटना शुरू हुआ तो ये हुआ, इंक लगा रहता है, खाना उसमें मत लपेट के खाइए। फिर इसके बाद में टिश्यू पेपर में आया, टिश्यू पेपर पर अभी कोई सवाल नहीं होता, लेकिन रासायनिक पदार्थ उसमें भी पड़ा रहता है, वरना जिस रूप में रहता है वैसे नहीं रहेगा। लुगदी रूप में रहेगा, लुगदी रहेगा या ठोस रूप में रहेगा, लेकिन इतना मुलायम साफ व्हाइट टिश्यू पेपर जैसे आता है वैसे नहीं रहेगा। अगला है कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, फिर इसके बाद प्रेस में जाता है, यहाँ का काम कंप्लीट हुआ। फिर प्रेस में जाता है जहां रसायनों, फिर यहाँ पे एक रासायनिक क्रिया होती है, रसायन का उपयोग होता है। और जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। सादा जो पन्ने होते हैं, जैसे कॉपियों में जो होते हैं, रजिस्टर में होते हैं, उसमें जो लाइनें होती हैं, वो सारी लाइनें जो है यही प्रेस में जाके वहां पे स्याही के द्वारा छापे जाते हैं रेखाएं। इसके उपरांत पृष्ठों का अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है, तो बता दी गई, आपको पता ही है। हाँ। फिर द्वितीय क्रियाकलाप देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी तस्वीर देख लेते हैं। यात्रा प्रारंभ कहाँ से, पेड़ से शुरू होता है। टिश्यू पेपर, कई ऐसे टिश्यू पेपर है जो बांस से बनती हैं। और ये देखिए यहाँ पे कागज निर्माण, ये देखिए। हाँ, बैटरी लो हो रही है, एक सेकंड लगा। माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब फिर द्वितीय सेकंड स्टेप जो आता है, द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकंड स्टेप को ही यहाँ पे विनिर्माण बोलते हैं। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें और ज्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा। जैसा कि देखा कि लुगदी कागज के रूप में, लुगदी पहले लुगदी कागज के रूप में, फिर कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी विनिर्माण के दो चरण कागज को बनाने में, अभ्यास पुस्तिका को बनाने में होता है। कागज नहीं, अभ्यास पुस्तिका को बनाने में विनिर्माण के दो चरणों का प्रयोग होता है। इसलिए ये लाइन याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बने कि कागज को बनाने में विनिर्माण की किन प्रक्रियाओं का, किन दो प्रक्रियाएं होती हैं, या कितनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, तो ये आप ये बताएंगे। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है।
थोड़ा सा पढ़ेंगे जरूर इसको, हाईलाइट नहीं किए हैं लेकिन सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि नोट्स अगर आप बनाएंगे तो पूरी किताब तो भर नहीं देंगे। मेन पॉइंट जो लगता है कि हाँ ठोस चीजें हैं, कहीं भूल ना जाए, सेम कीवर्ड में होना चाहिए, वो हम नोट्स में लिखते हैं। और जो चीजें हमें एक समझ डेवलप करने के लिए एक कहानी के फॉर्म में होता है, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं और दिमाग में रखते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। तो ये तो पता है लोहा इस्पात वस्तु के उत्पादन से ही संबंधित है। कोयला खनन उद्योग, ये जरा नजर रखिएगा कर्सर पर। चलिए कलर कलर कर दिए, इसका कलर ही चेंज कर दे क्या। ये कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ओके चलिए, तो भी रेड नहीं हुआ। और हाँ, फिर इसके बाद कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। कोयले को धरती से निकाला जाता है, धरती में रहता है, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो पता है बेसिक चीज है, कोयले से ही पर्यटन सेवा हो ही पाता है। पहले तो कोयले से ही ट्रेन चलती थी, तो और ज्यादा अभी भी कोयले से काफी काम होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे और कौन कौन से काम होते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, अब जो है उद्योगों का वर्गीकरण है। उद्योगों का वर्गीकरण किस किन किन रूपों में होता है? कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है, यानी कच्चा माल के इस्तेमाल पर होता है और उसके आकार कितनी साइज में है उसके आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर यानी मालिक कौन है। इन तीन चीजों पर उद्योगों का वर्गीकरण हुआ। तो कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल इन्हीं सब चीजों से मिल जाता है, इन्हीं सब आधार पर। और एक कृषि आधारित उद्योग, अब इसी में आ गया यहाँ पे पहला कृषि आधार, अब इन्हीं को सब जो है डिफाइन किया जाएगा। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल वनस्पति तेल ही इसको बोलते हैं, जो रिफाइंड और सब चीजें आती हैं। और कई सूरजमुखी का भी तेल आता है। सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ये तो बेसिक चीज है ये भी। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, याद रखिएगा। खनिज आधारित उद्योग जो है, खनिज यानी जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, और प्राकृतिक रूप से और कहिए धरती से निकाला जाता है जो, वो आते हैं। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कहीं यहाँ पे लाइन ये सेम याद रखिएगा, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। इन उद्योगों का जो उत्पाद है अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जैसे जैसे अभी उदाहरण है आगे, अयस्क है, लोहा मिलता है, फिर अयस्क से कई सारी चीजें बनती हैं, वो सब आप पढ़ेंगे आगे। इसी में बता दें इसी के शब्दों में। तो अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। और लोहे से क्या क्या बनता है ये आप समझ ही सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देंगे इसमें जो है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। और भी सुई, धागा, तलवार सब कुछ बनता है इससे। आगे बढ़ते हैं। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उद्योगों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जो हमारी क्या मिलता है, मछली तो है ही है, नमक नमक आता है जो समुद्र में ही मिलता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण है। अच्छा, मछली मिली उससे तेल मिला मछली का। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हाँ इसके कुछ उदाहरण है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। यानी वनों से हमें क्या क्या मिलता है? लुगदी भी मिला, कागज मिला, लुगदी से कागज, औषध रसायन भी मिलता है, क्योंकि पेड़ों के रस से कई
औषधि भी तैयार होती है, रसायन भी तैयार होती है, फर्नीचर और भवन निर्माण भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। आकार। अब दूसरे पर आगे अभी हमने यहाँ बताया था कि जो उद्योग है वो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है वर्गीकरण। तो अभी हम लोग कच्चा माल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आकार के बारे में पढ़ेंगे, किस उद्योग को किस आकार के आधार पर क्या बोलते हैं। उद्योग के आकार का अब इसमें 8th क्लास में जितना है उतना ही बताएंगे, 9th में थोड़ा, क्योंकि यही टॉपिक रहेगा और विस्तार से रहेगा, वही बढ़ेगा उद्योग को लेकर। तो आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य जो है वो निवेश की गई पूंजी की राशि है। निवेश की गई पूंजी की राशि नहीं, कितना उसमें पूंजी निवेश किया गया। और पूंजी में बहुत सारी चीजें आती हैं। की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से, यानी किन चीजों को लिया जाए, 3 चीजों को। पूंजी की गई राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। कर्सर पर नजर रखिएगा। हाँ, मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया। अब आकार के आधार पर 2 क्या है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। लघु मतलब पता ही है, छोटा आकार का, और बृहद आकार के नहीं, बड़े आकार का। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। जो कुटीर और घरेलू उद्योग होते हैं छोटे पैमाने पर, जैसे कि जिसमें दस्तकारों यानी हाथों से काम, दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे हाथों से होता है दस्तकार, मतलब हाथों से जो चीज का निर्माण करते हैं। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित यानी हाथों से निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने के जो बड़े आकार के उद्योग होते हैं, यानी कि बृहद आकार के उद्योग, वो ज्यादा पूंजी और हाईटेक टेक्नोलॉजी यानी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन छोटे पैमाने के जो होते हैं वो ज्यादा श्रम पर, ज्यादा मजदूरों पर और कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों, बड़े पैमाने की यही बात बताई गई, उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद, अब यहाँ पे बता दी गई है कि कौन कौन से जो उद्योग हैं वो किस में आते हैं, लघु में आते हैं कि बृहद में आते हैं। तो ये लाइन इसलिए यहाँ से पढ़नी है ताकि एनसीईआरटी ने जो दिया है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसी से ही आंसर दे, उसी के हिसाब से ही दे। ओके, तो रेशम बुनाई और खाद प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। इनको रेशम और खाद प्रक्रमण को लघु बोलते हैं, लघु पैमाने के। कुटीर और घरेलू तो बता दिया कि बहुत छोटे स्तर पर जो होते हैं। तो रेशम बुनाई खाद प्रक्रमण के भी आते हैं लघु वाले। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है, क्योंकि इसमें बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और क्वालिफिकेशन वाले काफी पढ़े लिखे लोग भी इसमें जरूरत होती है, इसलिए ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अब अगला आया वर्गीकरण का तीसरा, स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, कर्सर पर नजर रखें, निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र। राज्य स्वामित्व बोलिए यानी सरकार, या सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक, राज्य की हर चीज सार्वजनिक है, सार्वजनिक चीज हर सरकार का अधिकार है। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत है, या 3 टाइप से वर्गीकृत है। ठीक, संयुक्त क्षेत्र यानी निजी और सरकार दोनों मिला हुआ, और सहकारी मतलब, सहकारी क्षेत्र का मतलब होता है, ताकि आगे हमको न बताना पड़े यही बता देते हैं। सहकारी का मतलब होता है कि जो उत्पाद हो रहा है वही समूह लोग, वही जो उत्पादित कर रहे हैं वही समूह के लोग, वही मजदूर लोग उसके मालिक हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो ये दोनों चीज जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, नाम याद रखिएगा। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी सरकार और निजी कंपनी दोनों मालिक हैं, मतलब साझा मालिक हैं। स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो इसमें कौन सी कंपनी है, नाम याद रखिएगा, मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। तो इसमें एक यहाँ पे दिया हुआ मारुति वालों का जो इसमें है। और सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व, हमें जहां तक मालूम है अमूल भी सहकारी के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो वैसे मैंने किसी प्रमाणित बुक में नहीं पढ़ा था, मैंने गूगल पर पढ़ा था कि अमूल जो है वो सहकारी संस्था है।
इसलिए शेयर मार्केट में लिस्टेड भी नहीं हो रही, इतनी पॉपुलर है। अगर जब लिस्ट हो जाए तो इसके आईपीओ और इसके शेयर ना जाने कौन-कौन खरीद ले। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों कारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जो कि अभी मैंने बताया है। अब इसमें नाम याद रखिएगा, आनंद मिल्क यूनियन, ताकि जो नाम दिया है इसी नाम को दे दे, और ना पता हो आपको ये भैया कौन है। आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, तो यहाँ से नाम जान लीजिए। तो आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है, यानी जो उसकी पूर्ति करता है, वहां पे दूध डेयरी की बात कही गई, जो दूध की पूर्ति करता है वही के समूह इसके मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योग जहां पर स्थित होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वे कारक जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं उसमें क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि जल, जैसा कि ये चित्र बना है इससे ही बोल सकते हैं। कच्चे माल उपलब्धता, श्रम, यानी वहां पे श्रमिक मिल जाए अच्छे से, पूंजी हो, आपके पास कैपिटल हो अच्छी, बाजार हो बेचने के लिए, वहां के जो जिस चीज को आप बनाने जा रहे हैं उसका बाजार हो, खरीदने वाला हो, और जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये सारी चीजें चाहिए। तो वहीं पे वो उद्योग लगाई जाती है जहां पे ये सब चीजें मुहैया हो जाती हैं। अच्छा, सरकार क्या करती है, सरकार इसमें से कई चीजें देती है बहुत मामूली रकम पर। देखिए देखिए यहाँ लिखा, कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध कराती है, और आपने देखा होगा कि 1 रुपए लीज पर, 2 रुपए, एक ही वैसे मैंने पढ़ा है, दो तो अपने आप बता रहे हैं, ज्यादा 1 रुपए लीज पर जमीनें कई एकड़ दे दी जाती हैं कंपनियों को, जैसे बाबा रामदेव को दिया गया, और भी कई सब जो सरकार जिससे डोनेशन मिलता है उनको पार्टी के लिए, या जो भी जो उनके प्रशंसक होते हैं उनको वो कम पैसे के लीज पर देता है। उसके तर्क यह होता है, उससे मैं कभी कोर्ट में भी नहीं फंसेगा कहीं कुछ नहीं, तर्क यही होता है क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ नियम बनाया गया है कि इससे जो है वहां जहां पे उद्योग लगेगा वहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगी और लोगों को काम मिलेगा और वहां पर विकास कार्य होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो विद्युत उपलब्ध कम दाम पर करा देती है सरकार, कम परिवहन लागत भी लगता है, टैक्स में भी छूट दे देती है, मामूली छूट देती है, टैक्स तो बाद में कमाती है क्योंकि वो तो पब्लिक से लेना है, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा कंपनी, तो जीएसटी के थ्रू तो कंपनी से लेगा, उसमें जीएसटी ऐड करके उससे ले लेगा। तो अब इसको अन्यथा मत लेना कि जीएसटी क्यों लिया जा रहा, क्यों, वो तो लिया ही जाएगा ताकि देश डेवलप हो, लेकिन उतना ही लो कि इंसान जिंदा रहे। तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास व वृद्धि होती है। औद्योगिकरण जो होता है वो ज्यादातर शहरों में ही होता है, उसकी वजह यह है ताकि यह शहरों का, गांव में होगा तो भी शहरीकरण हो जाएगा उसका। पहले तो ज्यादातर गांव ही थे, शहर नहीं थे, तो बाद में गांव आज शहर हो गया। कोई कह ही नहीं सकता कि ये जैसे जमशेदपुर वाले में जो लगा था वहां पे संयंत्र, प्लांट, वो सारी चीजें एक गांव वाले इलाके में लगा था, जो आज ऐसा लग रहा है कि ये नगर ही था, शहर ही था। तो जहां उद्योग लगता है वहां पे विकास हो ही जाता है, शहरीकरण हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रकर्म और निर्गत शामिल है। यहाँ पे निवेश होता है और प्रकर्म यानी प्रोडक्शन होता है, और फिर निर्गत भी शामिल है, ये सारी चीजें हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है, ये सारी चीजें हैं। तो निवेश में क्या क्या शामिल है ये देख लिया हमने कि काफी चीजें हैं। और आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कोई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हो। कई तरह के जो उद्योग होते हैं एक दूसरे के निकट जब स्थित होते हैं तो वहां पर औद्योगिक प्रदेश का विकास होता है। क्यों होता है? वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, यानी एक काम जो कर पाता है वो करेगा, और दूसरा जो काम है वो नहीं कर सकता तो दूसरी जगह भेज देता है। तो ऐसे होता है, क्योंकि एक ही काम एक ही उद्योग सब नहीं कर लेगा। जैसे एक ही उद्योग सोचे हम लुगदी बना दे,
पेड़ को काटे, हम ही पेड़ को काटे, हम फिर वहां लेकर आए, हम ही लुगदी बनाए, फिर हम ही कागज बनाए, फिर हम उस पर अभ्यास पुस्तिका बनाए, तो ऐसा संभव नहीं है। सबका अलग अलग अपना बटा हुआ है। कौन सिर के पल पालेगा अपना। और फिर आगे है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के नाम है। अब देखिए पूर्वोत्तर अमेरिका, अभी हम मैप भी दिखा देंगे। पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ठंडे वाले क्षेत्रों में है। समुद्री पंतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। देखो ठंडे प्रदेशों में स्थित है ये जो औद्योगिक प्रदेश है, ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में और ठंडे क्षेत्रों में और समुद्री पंतनों यानी समुद्र के आसपास। और तीसरा यह है जहां कोयला आसानी से मिल जाए, ऐसा देखा जाता है। अब और भी कई चीजें देखी जाती है जो आप आगे पढ़ेंगे। चलिए इसका मैप दिखा दें। हाँ, तो इसमें देख लीजिए क्या बताए हैं अभी। हाँ, ये पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप। आप देख लीजिएगा पूर्वी एशिया। हाँ ये एशिया है। तो मैंने पहले भी बताया है कैसे इसको देखते हैं। एक समझाने की कोशिश करना। ये एशिया है। ये एशिया पर मैं चित्र बना देती हूँ। ये है उत्तर, वो बना दिया। ये है दक्षिण का, और ये है पूरब, बन गया। और ये पश्चिम का पा। तो पूर्वी एशिया में यानी यहाँ पे उद्योग है। और उत्तर पूर्वी अमेरिका, कौन सा अमेरिका, हाँ पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप। पूर्वोत्तर अमेरिका यानी ये अमेरिका जो है इसके इस साइड में, और मध्य यहाँ पे पाया जाता है। अभी एक मैप यहाँ भी दिखाएंगे आगे, जो एनसीईआरटी ने दिया। ये भी एनसीईआरटी की है लेकिन इस बुक में नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए निकाली। चलिए यहाँ छोटा कर दे। विश्व की औद्योगिक पट्टी जो है वो इस कलर का है, थोड़ा सा जो येलो है, बहुत ही हल्का पीच कलर कह सकते हैं, पीच कलर है। और औद्योगिक प्रदेश जो है वो है ब्लैक। ये देखिए ये कौन सा है, ये अफ्रीका का हिस्सा है। ये देखिए यहाँ एशिया में भी देखिए कहाँ कहाँ है, कर्सर पर नजर रखिए। यहाँ इनके यूरोप में ज्यादा है, नहीं यूरोप तो इधर है। अमेरिका में देखिए कहाँ है, ये देखिए इधर ज्यादा है, एक ही जगह पर ज्यादा है। तो इस टाइप की है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत का पढ़ लेते हैं। जैसे मुंबई पुणे समूह, ये समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में बोला जाएगा। तो मुंबई पुणे समूह ऐसे नहीं बोलेगा, मुंबई औद्योगिक प्रदेश पुणे प्रदेश ऐसे बोलेंगे। मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर अपना अकेला है, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, और है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ये 3 है। पूरा ये सबसे बड़ा है औद्योगिक प्रदेश। और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो इतने औद्योगिक प्रदेश हैं, इसको काउंट करके आप कुछ कमेंट में लिखिएगा। और आगे सेकंड पार्ट रहेगा औद्योगिक विपदा। जो उद्योग लगती हैं तो कुछ इसमें अगर जो असावधानी बरती जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाती है। वो क्या होती है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, और हो चुकी है क्या होती है वो तो बाद में पढ़ेंगे। और जो हो चुकी है उसका पढ़ते हैं। क्या हुआ था, और इससे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता, तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों की वजह से होता है। अच्छा इसमें जो तारीख लिखा है वो आप याद रखिएगा, तारीख और समय। अक्सर पूछा जाता है सीटेट में, ऐसे रहते हैं क्वेश्चन। तो अदर चीजों में लोग अलग पढ़ लेते हैं, फिर वो सब गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखा है न्यू एनसीईआरटी में, भोपाल में 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को जो है
ये 3 लिखा है, 12:30 बजे की बात है, 12:30 बजे की बात है। अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। अब तक की जो भी घटना हुई है सबसे ज्यादा त्रासदीपूर्ण था, यानी सबसे ज्यादा विनाशकारी था। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी, यानी टेक्नोलॉजी की एक कमी की वजह से हुई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड, नाम याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिसाइल आइसोलेट, ये नाम याद रखिएगा। यही है जब पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकली थी, तो ये बोलेंगे मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MIC, गैस का रिसाव हुआ था 1989। फिर इसके बाद रिपोर्ट कब आई, 89 कितने समय बाद, 84 में हादसा हुआ, 89 में आया, लगभग 5 साल। 89 में सरकारी सूचना के अनुसार 32,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग तो बच गए, वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी मजबूत नहीं है उसकी, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और आत्मशोध विकृति, यानी कई तरह की बीमारियां जो गंभीर बीमारियां उससे पीड़ित है। तो ये होता है कि इतना खतरनाक होता है, इसलिए अब आगे के चैप्टर में जब सेकंड पार्ट आएगा तो आप पढ़ेंगे कि चीन में भी ऐसे एक घटना हुई थी, और फिर इसके बाद में आप पढ़ेंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या जागरूकता फैलानी चाहिए, और आगे भी बढ़ते जाएंगे। आगे क्या पढ़ना है चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण, और फिर लोह इस्पात का उद्योग, लोहा कैसे बनता है, इस्पात कैसे बनता है, इस्पात से क्या क्या बनता है, लो एस तो हम बाहर से मंगाते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, और सेकंड वीडियो में खत्म हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, अगला वीडियो जब सेकंड वीडियो आएगा तो मिलेंगे। और हाँ, ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन सेकंड वीडियो जरूर देखना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड है, कुछ लाइनें हैं जो आप याद रखिएगा। ओके, सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।